गुड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर विजेंद्र सिंह तंवर, एसोसिएट प्रोफेसर इन इंग्लिश और वर्तमान में मैं राजकीय महाविद्यालय गुड़ा में पदस्थापित हूँ। इस वीडियो में जो कि बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है, जिनके इंग्लिश लिटरेचर विषय है। इंग्लिश लिटरेचर के सेकंड पेपर में एक ऐसे है जिसका टाइटल है इन प्रेज ऑफ इग्नोरेंस। तो उस पे ऐसे को इसमें मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। ये काफी बड़ा ऐसे है, थोड़ा सा रेफरेंस भी ज्यादा है इसमें, इसलिए इसके 2 वीडियो बनाए हैं। तो ये जो वीडियो है ये पहला वीडियो है। तो एक बार फिर बताते हुए कि ये जो वीडियो है बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए जिनके इंग्लिश लिटरेचर विषय है, और इस इंग्लिश लिटरेचर में सेकंड पेपर में इन प्रेज ऑफ इग्नोरेंस टाइटल है एस्से का, जिसको लिखा है हिलेरी बेलोक ने। उसको समझाने की कोशिश की, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है इस 2023 से सिलेबस बदल गया है और इस साल से कोई रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट तो आएगा नहीं, लेकिन 3 तरह के क्वेश्चंस आएंगे। एक पहले क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के, जिसमें आपको 20, 25, 30 वर्ड्स में उत्तर देना होगा, और एक 4 नंबर का, तो उसमें आपको 40-50 वर्ड्स में उत्तर देना होता है। तो हर चीज को अगर आपने समझ लिया तो आप आराम से उत्तर दे सकते हैं। और तीसरा क्वेश्चन ऐसे टाइप जो कि 20 नंबर का होगा। तो अब हम शुरू करते हैं इसके टेक्स्ट। तो सबसे पहले ये देखिए, जो लेखक है उसने लिखा है इरेस्मस रोट इन प्रेज ऑफ फोली। ये बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। हु वाज इरेस्मस? फॉर योर हेल्प और आपको ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे, अच्छी तरह समझ में आ जाए, मैं नीचे कुछ मीनिंग भी के में समझाने। इरेस्मस का पूरा नाम था डेसिडेरियस इरेस्मस। He was born in 1467 and died in 1536. He was a great humanist and theologist of Renaissance period. इस व्यक्ति की खासियत ये थी कि ये डच था और इसने डच भाषा में ही, यानी हॉलैंड में जन्म हुआ था इसका, एक किताब लिखी जिसका इंग्लिश में नाम होता है इन प्रेज ऑफ फोली। फोली मीन फुलिशनेस, मूर्खता, मूर्खता की प्रशंसा में। उसने ये बताने की कोशिश की कि मूर्खता के क्या क्या एडवांटेजेस है। क्योंकि जैसा कि आपने सुना भी होगा कि ज्ञान सभी दुखों का खान, यानी कि जिसको ज्ञान हो जाता है उसी को दुख होते हैं, जिसको पता ही नहीं रहता। आपने देखा कई व्यक्ति ऐसे सड़क पर पड़े रहते हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं क्या हो रहा है, और कई व्यक्ति 5 स्टार में भी रहकर भी टेंशन में रहते हैं, वो जीवन का आनंद नहीं ले सकते। एनीवे, तो इरेस्मस ने लिखी थी इन प्रेज ऑफ फोली। और जो हमारा राइटर है हिलेरी बेलो, जो कि काफी वेल नोन राइटर है, ही वाज ए, यू कैन से, मल्टी टैलेंटेड पर्सन और versatile genius. He has written poems, plays, essays, etc. So ये जो वर्तमान एसे जो हमारे सिलेबस में, इसमें पहली लाइन वो लिखता है कि उसने तो उसमें लिखा उसी प्रकार मैं भी लिखना चाहूंगा। कहता है आई कौन है? सब्जेक्टिव अप्रोच है लेखक की, यानी कि हमारा राइटर हिलेरी बेलो कहता है कमिंग एग्जैक्टली 400 years आफ्टर, कि 400 साल बाद। देखिए बहुत अच्छी बात कही उसने, क्योंकि वो लगभग 1500 ईस्वी में लिखी गई थी वो इन प्रेज ऑफ फोली। उससे लगभग 400 साल बाद वुड लाइक टू राइट इन प्रेज ऑफ इग्नोरेंस, कि मेरी इच्छा है कि मैं इग्नोरेंस यानी अज्ञानता के फायदे, प्रेज किस सेंस में, एडवांटेजेस, बेनिफिट्स, कि इग्नोरेंस के क्या क्या फायदे, उसमें लिखना पसंद करूंगा। I would like to write a little book about it. छोटी सी किताब लिखूंगा, just as he did about folly. वो ही कौन है?
इरेस्मस, डेसिडेरियस इरेस्मस, जिसने कि फोली की प्रशंसा में लिखा था। उसी प्रकार मैं लिखना चाहूंगा, बट आई एम मोस्ट अनजस्टली हैंडीकैप्ड। मतलब हैंडीकैप्ड का मतलब इन ए डिसएडवांटेज पोजीशन। जैसे कई व्यक्ति दिव्यांग बोल देते हैं हैंडीकैप को, मतलब कोई चीज न होना, किसी चीज की कमी होना। कि मैं अन्याय कहूंगा, अनजस्ट है कि मेरे पास वो चीज नहीं है, वो मैं इस मामले में दिव्यांग महसूस कर रहा हूँ, असहाय महसूस कर रहा हूँ। उसके क्या कारण है? कहता इन द फर्स्ट प्लेस, पहला कारण तो ये है, आई कांट राइट व्हाट आई लाइक बिकॉज वी आर नॉट फ्री। क्योंकि 400 साल बाद परिस्थितियां ऐसी है, उस टाइम तो फ्रीडम थी, कुछ भी लिख सकते थे, लेकिन आज हम वैसा नहीं लिख सकते। एज द मैन ऑफ द रेनेसांस वर फ्री, क्योंकि उस वक्त फ्रीडम थी, लिखने में कोई रोक टोक नहीं थी, कोई व्यक्ति किसी प्रकार के भी अपने विचार व्यक्त कर सकता था। पहला कारण तो ये कि फ्रीडम नहीं है। एंड इन द सेकंड प्लेस, यानी दूसरा कारण, आई हैवंट द टैलेंट। टैलेंट मीन प्रतिभा, मेरे अंदर वो प्रतिभा नहीं जिससे कि मैं वैसा लिख पाऊं। देखिए मैंने जैसे बताया कि 2-2 नंबर के और 4-4 नंबर के और 20 नंबर का क्वेश्चन आता है, 20 में तो पूरा हो ही जाता है। 2 नंबर का क्वेश्चन जैसे ये बनता है कि कौन से 2 कारण लेखक ने दिए, व्हाट वर द 2 reasons given by the author that he is not in the same position as Erasmus was. The first is he was not free, and the second, he did not have that kind of talent. Still, as he is determined, I can at any rate write a little article in praise of ignorance. मतलब किसी भी तरह से कोई भी परिस्थितियां हो, चाहे कैसा भी हो, फिर भी मैं प्रेज ऑफ इग्नोरेंस यानी कि अज्ञानता के फायदे के बारे में लिखूंगा। छोटा सा आर्टिकल ही सही चाहिए। सो हेल्प मी गॉड आई विल, कि भगवान मेरी मदद कर, मैं इसमें कामयाब हूं। ये तो थी बैकग्राउंड। अब यहां से लेखक अपनी बात शुरू करता है, कहता है रिमार्क। यहाँ पर रिमार्क का मतलब विशेष टिप्पणी, यानी पे अटेंशन, ध्यान दीजिए। द स्कोप, एरिया, क्षेत्र, फील्ड, एंड एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड विच इज एक्सटेंशन, विस्तार ऑफ द अफेयर, फिर इस मैटर का, यानी लिखने का मामले का, अज्ञानता का मामले का, कि अज्ञानता के मामले में का फील्ड और विस्तार देखिए। यानी ये तो बहुत बड़ा विषय, बहुत इसमें लिखा कुछ जा सकता है। फिर वो समझाने की कोशिश करता है अज्ञानता से इसका क्या मतलब। कहता लेट एनी मैन, मतलब कोई भी व्यक्ति लीजिए, हाउएवर लर्नेड ही मे थिंक हिमसेल्फ, चाहे वो कितना भी अपने आप को लर्नेड, विद्वान समझे, हाउएवर वेरिड हिज एक्वेंटेंस, मान जान पहचान, परिचय, विद दुनिया के कितने भी लोगों से उसकी जान पहचान हो, मक, डर्ट, फिल्दी, मनी, धन दौलत, एंड द प्रिंटेड वर्ड, प्रिंटेड वर्ड किस सेंस में है? छपे हुए शब्द, यानी किताबों, खूब सु किताबों का ज्ञान है, लोगों का ज्ञान है, पैसा भी बहुत है, सब कुछ है उसके पास। तो ऐसे व्यक्ति को कहता है सेट डाउन ए लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स ऑन विच ही कुड कॉम्पिटेंटली डील। तो ऐसे व्यक्ति को बैठना चाहिए और वो विषय लिखे, किन किन विषयों पर वो कॉम्पिटेंटली, मतलब पूरी योग्यता के साथ लिख सकता है, डील कर सकता है, बता सकता है, यानी क्या जानता है उसकी वो एक लिस्ट बना ले। देन लेट हिम कंपेयर इट विद द वास्ट, फिर वो एक लिस्ट और बनाए। कौन सी लिस्ट? कि वो क्या क्या नहीं जानता, तो फिर उसको तुलना करे दोनों लिस्टों की, तो उसको पता चलेगा कंपेयर टू द वास्ट, जो अज्ञानता की जो चीजें हैं, जो लिस्ट है वो बहुत विशाल है, वास्ट है। द ओशियनिक, समुद्र जैसी विशाल है। प्रोस्पेक्ट ऑफ द थिंग्स ऑफ विच ही नोज नथिंग, मतलब ऐसी समुद्र जितनी विशाल चीजें हैं जिनके बारे में वो कुछ भी नहीं जानता। नोर लेट एनी मैन बी हम्बल, अब ऐसा होने पर कभी हम्बल में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, अपने आप में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इनसिग्निफिकेंट, यार तो कुछ भी नहीं होने की का शिकार होने की जरूरत नहीं है। बाय दिस कंपैरिजन, इस तुलना कर कि मैं तो इतना सा जानता हूं और इतना नहीं जानता, इससे कोई घबराने की या उसकी जरूरत
नहीं है। कहता है लेखक तो बल्कि पॉजिटिव लेता है इस चीज को, कहता है इट इज ए ग्रेट थिंग टू पोजेस, माने होना, स्वामित्व होना, मालिक होना किसी चीज का। ए ट्रू नॉलेज ऑफ वंस आउन इग्नोरेंस, वंस आउन इग्नोरेंस, एक व्यक्ति को अपने अज्ञान की ज्ञान होना बहुत बड़ी चीज है। इट इज ए ग्रेट थिंग फॉर बिकॉज in a sense you must have knowledge even to know the names of things which you do not know। सबसे पहले ये ज्ञान तो होना जरूर, आप उन चीजों का नाम तो बताओ जिनके बारे में आप नहीं जानते। एज फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, बाई पेयर्स, लेखक उदाहरण देता है, कहता है मेटाबॉलिज्म एंड यूटोचेनिज्म। देखिए मेटाबॉलिज्म क्या होता है, केमिकल प्रोसेस इन प्लांट्स और एनिमल्स, हमारे अंदर पाचन प्रक्रिया से रिलेटेड है, change food into energy and help them grow, ये नीचे दिया हुई। और यूटिचेनिज्म का बेसिक फंक्शन प्रोसेस, ऑर्गेनिक फंक्शनिंग, मतलब ये हमारे अंदर क्या क्या कैसे फंक्शन होते हैं, बेसिक चीजें। इसी तरह आइसोस्टेटिक्स एंड ग्रेटर लिम्फेटिक्स, दो फिर ये पेयर है। तो आइसोस्टेटिक्स में रिलेटिंग टू आइसोस्टेसिस, दैट इज जियोलॉजी, इक्विलिब्रियम ऑफ द अर्थ क्रस्ट, यानी ऊपरी सतह की जो धरती की ऊपरी सतह है उसमें क्या क्या चीज से बनी हुई है। और लिम्फेटिक्स एक ग्रंथि होती है, हैविंग कैरेक्टरिस्टिक फ्लेबीनेस, तो थुल हो जाता है ना कई मोटा आदमी, जिसके मसल्स तो होती नहीं, बस अपन कहते बादी भरी हुई है, ये मोटा है, उस प्रकार उसमें क्या अंतर है। तो वो लिम्फेटिक्स एक लिम्फ ग्रंथि होती है, ग्लैंड, उसके कारण होता है। इसी प्रकार आगे वो वर्ड यूज करता है उसने, क्रोनोलॉजी, यानी हिस्टोरिकल चीजें, ये चीज इस वर्ष ये हुई, उसके बाद ये हुआ। और एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी ब्रांच ऑफ जूलॉजी दैट डील्स विद इंसेक्ट्स, जो कीड़े मकोड़ों से संबंधित होती है, उसमें टू से नथिंग ऑफ एपोलॉजी, यहाँ पर इसका स्टाइल है, देखिए वो एपोलॉजी वैसे तो माफी मांगना होता है, एपोलॉजी माफी मांगना होता है, लेकिन एक किताब भी होती है जिसमें धर्म से रिलेटेड चीजों को जस्टिफाई किया गया है, इन द सेंस ऑफ आर्गुमेंट्स इन डिफेंस ऑफ रिलीजियस डॉक्ट्रिन, तो सिद्धांत, धार्मिक सिद्धांतों के डिफेंस में वो होता है। उस एपोलॉजी की बात कर रहा है। फॉर एपोलॉजी टू ए पुलिसमैन इज एवरी मैन्स अफेयर, क्योंकि पुलिस वालों से तो हर कोई माफी मांगता ही, क्योंकि वो जो ताकतवर होता है उसके सामने हर कोई झुकता ही। अब लेखक और एक्सप्लेन करता है इस चीज को, कहता है यू मे टेक ए लिस्ट ऑफ कंट्रीज ऑफ विच यू नो द नेम, वो कहता है आप लिस्ट बनाओ उन देशों की जिनके आप नाम जानते हैं, एंड द शेप ऑन द मैप, और मैप के बारे में ये इस प्रकार का है, इसका आकार छोटा सा है, ये गोल है, ये चपटा है, ये लंबा है, ये ऐसा है। आप उन देशों के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं मैप को, बट ऑफ देमसेल्व्स नथिंग एट ऑल, लेकिन उनके ओर से आगे आपको कुछ नहीं पता। ऑफ टाउन्स, इसी प्रकार टाउन्स हैं और पर्सन्स हैं, वेरी ग्रेट पर्सन्स, बहुत नाम सुने होंगे बड़े बड़े लोगों के, whose names are familiar to you but beyond the name nothing, नेम के अलावा आप उनके बारे में भी कुछ नहीं जानते। इसका मतलब आपकी अज्ञानता और ज्ञान दोनों की तुलना करेंगे तो आप पाएंगे अज्ञानता तो विस्तार, उसका बहुत बड़ा विस्तार है। अब वो कहता है वापिस चलो इनसे, टू गो बैक टू थियोलॉजी, धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र वापिस चलते हैं। एग्जामिन योरसेल्फ ऑन जीनियोलॉजी, जीनियोलॉजी, जीनियोलॉजी होता है आपके वंश का इतिहास, कि आपसे पहले आपका वंश में कौन था, वो था, उसके बारे में देखिए। व्हाट वर द मेडन नेम्स ऑफ चार्ले मैग्नीज फॉर ग्रेट ग्रैंडमदर्स, ये छोटा सा प्रश्न है कि चार्ले मैग्नी को बहुत अच्छी तरह से नाम चार्ल्स फर्स्ट के नाम से जाना जाता है, किंग ऑफ फ्रेंच जगह का राजा था। He was responsible for uniting most of Western Europe during Middle Ages and laid the foundation of modern France and Germany की स्थापना मानो इसी ने की थी। तो उसकी चार परदादी जो थी उनके मेडन नेम कौन से थे, असली नाम कौन से थे। दूसरा प्रश्न है हु इज द राइटफुल किंग ऑफ इंग्लैंड एट द प्रेजेंट मोमेंट, वर्तमान में सही उत्तराधिकार के हिसाब से सही राजा कौन है। इफ, फिर ब्रैकेट में दिया हुआ देखिए,
जब भी कोई चीज ब्रैकेट में दी हुई अतिरिक्त जानकारी होती है। एंड हियर अगेन ग्लोरियस इग्नोरेंस इंक्लूड्स, यहाँ पर भी फिर शानदार अज्ञानता इंक्लूड्स, घुसपैठ करती है यानी कि आ जाती है, फिर हमें अनात्म होता है कि हाँ भाई हमें नहीं पता। द सपोज्ड, क्योंकि इफ से अब उसको भूल जाइए और यहाँ से बोले कि वर्तमान में राइटफुल राजा कौन है। तो इफ द सपोज्ड बट डाउटफुल विल ऑफ हेनरी एट्थ, हेनरी एट्थ राजा था इंग्लैंड का, उसने अपनी एक वसीयत की थी, उसके हिसाब से इस पर डाउट भी माना जाता है कि ये विल उसकी नहीं है। स्टिल हैव फोर्स ऑफ लॉ, उस विल में यानी उस वसीयत को कानूनी मान्यता प्राप्त हो, तो वास्तव में आज सही इंग्लैंड का राजा कौन है, तो इसके बारे में आपको अधिकतर को कुछ पता ही नहीं होगा। What were the claims of the Spanish infanta? अब ये स्पेनिश इन्फेंटा जो है आइजाबेला क्लेरा यूजीनिया थी, डॉटर ऑफ स्पेनिश किंग फिलिप सेकंड की, उसका इंग्लैंड के राजा पर क्या राजवत अधिकार था? टू दैट सेम थ्रोन ऑफ इंग्लैंड एट द एंड ऑफ द 16th सेंचुरी, जब उसके स्पेनिश ने इंग्लैंड पर आक्रमण करने की कोशिश की। एंड हु वाज द फादर ऑफ जेबेदीज चिल्ड्रन, जेबेदी के पिताजी के बच्चों का पिता कौन था? जो कि जेबेदी माने जाते हैं कि जो जॉन और जेम्स, जो दो अनुयायी हुए जीसस क्राइस्ट के, जिसको मैथ्यू ने अपने किताब में लिखा है, उनका पिता था। तो कौन था? तो आप इस प्रकार करोगे तो एनीवन कुड राइट एट द टॉप स्पीड इन हाफ एन आवर more points of this kind on which he knew nothing, then he could write down by laborious self-examination in a whole day similar points on which he had some little knowledge. यानी कि जिनको नहीं जानते उसको तो आप हजारों पॉइंट आधे घंटे में लिख दोगे, लेकिन जितना आप जानते हो, जिसके बाद थोड़ा बहुत ज्ञान, उसको लिखने में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी कि ये चीज मैं जानता हूं। यानी वही बात, अज्ञान विशाल है और ज्ञान छोटा सा है। अब हम आगे बात करें, जो मॉडर्न सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं। मॉडर्न सिस्टम ऑलरेडी मीनेंस मतलब थ्रेटन्ड, देखिए मीनेंस टू सर्व एज ए प्रोबेबल थ्रेट टू और इम्पेरियल डेंजर माना जाता है इसको, कि सही काम नहीं कर रहा, हैज बीन वेरी जस्टली ब्लेम्ड, इसको सही ढंग से इस पर आरोप लगाया गया है, बाय द वाइजेस्ट एंड द बेस्ट, जो हमारे बुद्धिमान से बुद्धिमान लोग उनके द्वारा और जो बेस्ट पीपल उनके द्वारा इसको बहुत ब्लेम किया गया। वन ऑफ द लेस वाइज, जो कम बुद्धिमान है, एंड नॉट सो गुड, और जो इतना बढ़िया नहीं है, सेल हियर से समथिंग इन इट्स फेवर, वो इसके पक्ष में कहेगा। कौन? लेखक अपनी बात कर रही है, कहता मैं इतना विद्वान और इतना वो तो नहीं हूं, लेकिन इस एग्जामिनेशन सिस्टम के पक्ष में कुछ कहूंगा। Anyone who has sat for an examination, जो भी कोई परीक्षा में बैठा हो हमारे आज के मॉडर्न सिस्टम के परीक्षा सिस्टम में, has had a vivid, बिल्कुल क्लियर स्पष्ट रिवलेशन, समथिंग दैट मेक्स वेरी क्लियर, नोन हो जाए, जिससे क्लियर हो जाए सब कुछ। विविड रिवलेशन का मतलब जो आपके दिमाग पर बहुत क्लियर पिक्चर बना दे, किसी की क्लियर कर देगा, ऑफ हिज आउन इग्नोरेंस, जो कोई बैठा हो उसकी अज्ञानता को क्लियर कर देगा। उससे पूछो कैसा हो पेपर, ये तो पता नहीं था, बाकी ये तो करे ये आओ था, ये आओ था, ऐसे करेगा। आई हैव रिटन आंसर टू परहैप्स ए 100 एग्जामिनेशन पेपर इन माय टाइम, लेखक कहता है लगभग मैंने सैकड़ों एग्जाम दिए होंगे, जो सिस्टम उसके हिसाब से। And my attitude towards each of the raised printed things, देखिए what is raised माने जो miserable printed thing, किसके लिए यूज किया? छपे हुए पेपर वर्ड्स, किसके लिए? पेपर के लिए। जो क्वेश्चन पेपर के बारे में इसने ये डिफाइन किया है, as it lay before me, जैसा पेपर मेरे सामने था, I, फिर ब्रैकेट में है एडिशनल जानकारी दी, I being then surrounded by dozens of other victims, मैं उस वक्त और दर्जनों मेरे जैसे जो शिकार होते थे उस क्वेश्चन पेपर का,
उसके आसपास मेरे बैठे रहते थे, घिरा रहता था उनसे। विद एन अंडरपेड इन्विजिलेटर, और एक बेचारा जिसको कम वीक्षक वीक्षक जिसको बोलते हैं, ग्लेरिंग वन गुस्से में देखते हुए, एट अस फ्रॉम ए प्लेटफॉर्म, और ऊपर से एक वीक्षक हमारी देख रहा होता था कि कौन क्या कर रहा है। was one of violent bewilderment confusion, बहुत ज्यादा परप्लेक्स होता था, लॉस ऑफ थॉट, जैसे कि हमारे पांव नीचे से जमीन खिसक गई हो, सिंकिंग इनटू द एबिस, एबिस होता है बॉटमलेस पिट, यानी कि जिसका तली न हो ऐसी खाई, उसमें हम डूब रहे हो, ऐसा महसूस होता था। कहने का मतलब कि पेपर देखने के बाद हमें पता चलता, हाँ भाई इतने तो हमें कुछ आता ही नहीं है। तो लेखक कहता है कि आई वुड सी समथिंग लाइक दिस, इस प्रकार का चीज मुझे क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलती। कहता डिस्कस द एक्शन ऑफ बेरेनगेरियस एट द काउंसिल ऑफ ब्लोइस, ऐसे प्रश्न मिलते। उसका एक्शन बेरेनगेरियस जो बेरेनगर था, टूवर्स का 11th सेंचुरी का एक धर्मशास्त्री था, टीचर था, who repudiated का मतलब जिसने रिजेक्ट किया था, जिसने रिजेक्ट कर दिया था किसका, वैलिडिटी ऑफ द यूकेरिस्ट कम्युनियन। ये जो हम क्रिश्चियनिटी में एक बहुत सेक्रेड पवित्र एक परंपरा होती है, जिसमें सभी जो क्रिश्चियन होते हैं उनको ब्रेड और वाइन ऑफर की जाती है, वो जीसस क्राइस्ट का बलिदान को शेयर करते हैं कि उसका ब्लड और उसका हमारे अंदर आ जाए। उसने इस चीज को आलोचना की थी, गलत सिद्ध किया था। He defended himself at the provincial council of bishops, उसने अपनी बात को रखा था, but was condemned by it, परंतु उस काउंसिल ने उसकी निंदा की थी। तो I knew vaguely what council meant, लेकिन कहता है कि मुझे थोड़ा सा आइडिया था कि काउंसिल का मतलब परिषद, कुछ अस्पष्ट सा, वेगली अनक्लियर सा कुछ ध्यान था। I had been to Blois, बिशप्स की कोई मीटिंग में गया हुआ, but beyond that stuff, उसके अलावा मुझे कुछ ज्ञान नहीं था, nothing knowledge। ऐसा पर्सन मिला। और अगेन, और ये ऐसा मिला, give the principal attempts, जो मुख्य जो प्रयास है, at the trisection में 3 चीजों में बांटना, of the plane angle by the साइक्लोइडियल मेथड के द्वारा, मुख्य जो प्रयास है उसके बारे में विशेष कीजिए। I could not do so, मैं ऐसा नहीं कर सकता था। और अगेन much more straightforward, सीधा, mention in their order the places visited by Saint Paul's in his 9th missionary journey। बहुत बड़ा सेंट पॉल क्रिश्चियन मिशनरी हुआ, उसने अपनी कई यात्राएं की, तो 9वीं जनवरी में कौन कौन से स्थान में पहले गया, कौन से दूसरे बार गया, तीसरे बार, इसे बताइए। तो मेरा क्या था, नथिंग डूइंग, मतलब आई डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट ऑल दिस, मुझे तो कुछ इसके बारे में पता ही नहीं था। यानी पेपर देखने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि आई एम इग्नोरेंट, मैं तो कुछ जानता ही नहीं। और ये एक बार की बात नहीं कर रहा, लगभग मतलब इसी प्रकार के पर्सन होते थे, इसी प्रकार का उसका रिस्पॉन्स होता था। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट वीडियो का। दूसरा इसका कंप्लीट दूसरा हिस्सा दूसरे वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।